ओके ओके, तो ये है वो सर्कुलर नंबर जिसके बारे में यहाँ मेंशन था कि ज्यादा हवा की गति होने से भी डिस्कम्फर्ट होता है वर्कर को, इसीलिए डीजीएस ने सर्कुलर नंबर 42 ऑफ 1974 में हवा की मैक्सिमम गति जो है वो निर्धारित की है। देख सकते हैं वो मेंशन यहाँ पे है। सबसे ज्यादा हवा की गति हो सकता है वेंटिलेशन शाफ्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा हवा की गति कहाँ हो सकता है? वेंटिलेशन शाफ्ट में, मतलब ऐसा शाफ्ट जिसमें वाइंडिंग है ही नहीं, कोई वाइंडिंग नहीं है, वहां पे होगा 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड में है। वैसा शाफ्ट जहां पे वाइंडिंग तो है, ठीक है, जहां पे वाइंडिंग है लेकिन वहां पे आदमी का वाइंडिंग नहीं है, मटेरियल का वाइंडिंग है, तो वहां पे हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा बोला गया है कि वैसा शाफ्ट जहां पे वाइंडिंग है और आदमी लोग के लिए वाइंडिंग है, तो वहां पे ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। जो कन्वेयर रास्ता है, जो लोडिंग पॉइंट्स है, जो ट्रांसफर पॉइंट्स है, वहां 4 मीटर पर सेकेंड। जो वर्किंग फेसेस है, जो हमारा डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग, ठीक है, जहां जो भी आता है, चाहे डिप्लेयरिंग कर रहे हो, चाहे डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे लॉन्ग वॉल फेस हो, वहां पर होता है 4 मीटर पर सेकेंड। और वैसा कोई भी रास्ता जिसके बारे में मेंशन नहीं, उसके बारे में 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ रहेगा? फैन ड्रिफ्ट में भी हो सकता है। देखिए फैन ड्रिफ्ट हो गया, या फिर ऐसा शाफ्ट जहां पे वाइंडिंग लगा ही नहीं। फिर आता है वैसा शाफ्ट जिसमें वाइंडिंग तो लगा है लेकिन मटेरियल लगा हुआ, मटेरियल वाइंडिंग है, मैन वाइंडिंग नहीं है, 12। वैसा शाफ्ट जहां पे वाइंडिंग लगा है पर मैन वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 8। कन्वेयर रास्ता में, लोडिंग पॉइंट्स में, ट्रांसफर पॉइंट्स में, वर्किंग फेसेस में, डिप्लेयरिंग वाले जगह पे, लॉन्ग वॉल फेसेस में, सब जगह 4। और जो जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताएं, सभी बाकी सारे रास्तों में कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई दिक्कत? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? चलिए, इन एडिशन टू दिस कंसिडरेशन, ठीक है, इन एडिशन टू दिस कंसंट्रेशन, उसके बाद बोला गया है कि द कैपेसिटी ऑफ वर्कर टू वर्क इन माइंस विथ ह्यूमिड कंडीशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हिज एक्लामेटाइजेशन। मतलब जो अभ्यस्त हो जाता है उसके बारे में भी वो भी डिपेंड करता है कि कौन आदमी जो है, जो क्षमता है वर्कर का कि नमी वाले जगह पे भी काम करने की जो क्षमता है, वो उसके मतलब अभ्यस्त हो जाने के भी ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा आदमी जो है क्लाइमेट में कितना ज्यादा एक्लामेटाइज हो रहा है। एक्लामेटाइजेशन का मतलब होता है अभ्यस्त होना। ठीक है, एनी इंडियन वर्कर may continue to work reasonably well in an underground atmosphere where the workable temperature is 30 डिग्री सेंटीग्रेड और नियर अबाउट। कोई भी इंडियन वर्कर जो है, ठीक है, भूमिगत खदान में काम कर सकता है जहाँ पे वेट बल्ब तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे आसपास है, तो वहां पे काम कर सकता है। The temperature and limited relative humidity of air increases in the vicinity of the place of spontaneous heating of coal, and if the hygrometer readings are taken regularly, they provide an indication whether or not heating is taking place. बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग को, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो है, फोटोग्राफ ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो टेम्परेचर है ना, और जो तापमान, ठीक है, तापमान का रीडिंग और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रीडिंग अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है कोयला का, तो वहां आपको हाइग्रोमीटर रीडिंग लेने से, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर पता करने से रेगुलरली आपको पता चल सकता है कि वहां पे हीटिंग है या फिर नहीं है, यानी स्पॉन्टेनियस हीटिंग है या नहीं है। ये हाइग्रोमीटर रीडिंग लेने के से भी आपका पता चल सकता है। आगे आते हैं। ये क्या हो गया? काता थर्मोमीटर। ठीक है, ये काटा थर्मोमीटर यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड, इसका फोटो दिखा देते हैं। Recording stopped. इसका फोटो मेरे पास है, पिक्चर्स में मिल जाएगा, और ये माइंड वेंटिलेशन में है। ये देखिए, बहुत ही बेसिक सा फोटो रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है,
बोला गया है टू जज whether a working place is suitable for man to work efficiently and without discomfort. It is necessary to know the temperature of the air at working place, the relative humidity and the air velocity. कोई आदमी मतलब जज करने के लिए कि कोई वर्किंग प्लेस पे कोई आदमी कितना प्रभावी रूप से बिना कोई परेशानी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जरूरी है कि उस जगह का, उस वर्किंग प्लेस का हम लोग तापमान निकाल लें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता करें और हवा की गति पता करें। इन तीनों का जो संयुक्त प्रभाव होता है उसको हम लोग नाप सकते हैं। द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ अ काटा थर्मोमीटर which measures the cooling power by a combination of the above mentioned three factors at an instrument temperature of 30 degree 36.5 degree centigrade, the normal temperature of human body. जो तीन फैक्टर्स अभी हम बताएं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काटा थर्मोमीटर। काटा थर्मोमीटर एग्जैक्टली नापता क्या है? एग्जैक्टली वो नापता है कूलिंग पावर। कूलिंग पावर क्या है? कूलिंग पावर यही तीनों फैक्टर्स यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी और टेम्परेचर ऑफ एयर का संयुक्त प्रभाव है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी पे लगता है, जब ह्यूमन बॉडी पे लगता है। और ये जो संयुक्त प्रभाव नापता है, कूलिंग पावर नापता है, ये इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेचर पे नापता है। इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर कितना पे रहता है? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक आम इंसान का सामान्य बॉडी टेम्परेचर होता है। तो बेसिक इसमें यही जान करना है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग वेट बल्ब से कैसे मेजर करते हैं? देखिए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग मेजर नहीं करते हैं, अगर आप रीडिंग लेते रहेंगे ना तो आपको पता चलता रहेगा। मान के चलिए पहले रीडिंग ले रहे थे, स्टार्टिंग से ही आपका देखेंगे कि इंक्रीज होने लगा क्या? नमी, ठीक है। रेगुलरली आप जांच कर रहे थे, हर 7 दिन में, हर 6 दिन में, 5 दिन में जांच करते जा रहे हैं, तो जांच के लंबा चार्ट देखते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका नमी जो है अचानक धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर अचानक बढ़ रहा है। तो ये एक तरह का संकेत है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है। मेजर नहीं कर रहे हैं आप, पर डिटेक्ट कर रहे हैं उसको। तो ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय हाइग्रोमेट्रिक रीडिंग्स एंड टेकिंग टेम्परेचर्स एट रेगुलर इंटरवल। लगातार अंतराल पे अगर आप ये सब काम करें, टेम्परेचर रीडिंग लेते रह रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल रहे हैं, तो इससे आपको फायदा हो सकता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग पता करने के लिए कि वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं। समझ में आया? स्पॉन्टेनियस हीटिंग अगर रहेगा ना तो धीरे धीरे देखिएगा आपकी जो रीडिंग्स है उसमें वृद्धि होगा, नमी में, तापमान में भी वृद्धि होगा। तो समझ में आ जाएगा क्या कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हो सकता है। समझ में आया? आगे स्पॉन्टेनियस हीटिंग जब पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है। समझ में आया? आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग काटा थर्मोमीटर पढ़ रहे थे। काटा थर्मोमीटर क्या नापता है? कूलिंग पावर नापता है, ये जान लिए। अब देखिए काटा थर्मोमीटर में होता क्या है। काटा थर्मोमीटर में होता है बेसिकली, इसमें एक लिक्विड होता है। लिक्विड का नाम क्या है? अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल भरा था, देख रहे हैं ब्लू कलर का, रेड कलर का यहाँ पे लिखा भरा हुआ, ये एक तरह का अल्कोहल रहता है। और इसमें दो मार्किंग रहता है, ठीक है। एक रहेगा यहाँ पे, जो रहेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग, और एक रहेगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग। मतलब दो मार्किंग है, लोअर मार्किंग एंड अपर मार्किंग। दो ग्रेजुएशन का मतलब मार्किंग, दो ग्रेजुएशन है। एक 35 सेंटीग्रेड पे है ग्रेजुएशन, और दूसरा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रेजुएशन है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो जान लीजिए। आवाज धीरे आ रहा है क्या सबको? आवाज धीरे आ रहा है क्या? बोल सकते हैं, आवाज धीरे आ रहा है क्या? अच्छा, अभी अभी आवाज सही आ रहा है? अभी अभी ओके ओके। तो यहाँ पे ये है कि जो अपना कूलिंग पावर निकालते हैं काटा थर्मोमीटर से निकालते हैं, इसमें होता क्या है कि अल्कोहल होता है। इसमें दो मार्किंग रहता है, एक रहता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोअर मार्किंग, अपर मार्किंग रहता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको यूज कैसे करते हैं? इस थर्मोमीटर को लेके जाते हैं जहाँ पे हमको कूलिंग पावर निकालना है। अब इसको निकालते हैं इसके बॉक्स से, और फिर गर्म पानी, एक थर्मस फ्लास्क रहेगा जिसमें क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहेगा। इसमें इसको डुबाते हैं। कब तक डुबाएंगे? जब तक कि इसका जो अल्कोहल है वो भरते भरते, अल्कोहल रेड कलर में बताया ना, ये अल्कोहल भरते 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 भरते
जब तक यहाँ नहीं आता ना तब तक इसको डुबाए रखेंगे। कहाँ पे? इसी गर्म पानी में, गर्म पानी में डुबाए रखेंगे जब तक ये जो अल्कोहल है ऊपर वाला ग्रेजुएशन यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ग्रेजुएशन पे पहुंचता नहीं है। जैसे पहुंचा, इसको बाहर निकालेंगे, इसका बल्ब को साफ कर लेंगे, मतलब साफ का मतलब सूखा कपड़ा से। और फिर ये जो है धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो अल्कोहल है, उसका जो अल्कोहल है धीरे धीरे ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा ऐसा करके, है कि नहीं है? तो ये जितना टाइम लिया नीचे आने में उस टाइम को हम लोग नोट कर लेंगे। कौन सा टाइम? अल्कोहल को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा वो टाइम, यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में जितना समय लगा उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इससे जो हमको निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई काटा। सेम प्रोसीजर अगर हम लोग करेंगे, लेकिन अंतर क्या करेंगे, जैसे पानी से बाहर निकालेंगे, गर्म पानी से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो जो मेरा बल्ब होगा, अगर बल्ब में अगर हम लोग गीला कपड़ा, गीला मसलिन कपड़ा जो है लपेट के अगर हम लोग ये निकालेंगे, मतलब कूलिंग पावर निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं वेट कूलिंग पावर। ठीक है, वेट कूलिंग पावर। अगर ऐसा ही सीधा निकाल दे तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई कूलिंग पावर। तो कूलिंग पावर निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए आपको काटा फैक्टर। अब काटा फैक्टर कहाँ मिलेगा? ठीक है, टाइम तो आपको मिल गया ना, टाइम आपको चाहिए, जो टाइम जो आपको अल्कोहल को ऊपर से नीचे आने में, अपर ग्रेजुएशन से लोअर ग्रेजुएशन में आने में जो समय लगा, वो तो आप टाइम आप स्टॉप पावर से मेजर कर लिए। अब काटा फैक्टर चाहिए तब जाके मेरा कूलिंग पावर निकले, क्योंकि कूलिंग पावर का फॉर्मूला ही होता है काटा फैक्टर डिवाइड बाई टाइम इन सेकंड फॉर अल्कोहल टू फॉल फ्रॉम अपर मार्क टू लोअर मार्क। ठीक है, तो टाइम तो आप नोट कर लीजिएगा। अब काटा फैक्टर कहाँ चलाइएगा? तो काटा फैक्टर के लिए ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर है ना वो इंस्ट्रूमेंट में ही मार्क्ड रहता है, यानी इंस्ट्रूमेंट में ही लिखा हुआ रहता है काटा फैक्टर, जो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग अलग काटा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब काटा फैक्टर तो आपको मिल जाएगा उसके रैपर में, उसमें उसके घुंडी में मार्किंग रहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो काटा फैक्टर वो इतना है, लिखा हुआ रहेगा। पर अगर हमसे पूछा जाए कि काटा फैक्टर का मतलब क्या है, काटा फैक्टर बता दिए कि 476 है, 478 है, 480 है, लेकिन इस काटा फैक्टर का एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो इसका एग्जैक्ट मतलब है कि नंबर ऑफ मिली कैलोरीज ऑफ हीट विच इट लूजेस पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब ऑन कूलिंग फ्रॉम 38 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या है इसका, क्या है इसमें, इसका जो बल्ब है, सॉरी, जब इसका अल्कोहल ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था ना जी, जैसे बाहर निकाले, तो नीचे आते समय यानी ठंडा होते समय प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर इस बल्ब के प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पे जितना ये हीट लूज किया है उसी को बोलेंगे काटा फैक्टर। मतलब जब वो नीचे नीचे से वो ऊपर, मतलब नीचे से, सॉरी, ऊपर से नीचे जब आ रहा था यानी ठंडा हो रहा था जब ये काटा थर्मोमीटर, तो उस समय क्या होगा, ये हीट लूज करेगा, तब तो ये ठंडा हुआ, तब तो ये नीचे आने लगा ना। ये क्या हुआ, ये हीट लूज कर रहा था, जो हीट लूज कर रहा था उसका यूनिट क्या लेंगे, मिली कैलोरीज मिलेंगे, मिली कैलोरीज। तो प्रति, ठीक है, प्रति, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हीट जो रिलीज किया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे काटा फैक्टर। समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर बल्ब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया बल्ब का, ठीक है, उसमें जब ठंडा हो रहा था इंस्ट्रूमेंट तो कितना हीट जो है रिलीज किया, कितना हीट लूज किया, इसको बोलेंगे क्या, काटा फैक्टर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको निकालना नहीं रहता है, प्रिंटेड रहता है ये फैक्टर, पर समझ आ रहे हैं बस हम ये कि काटा फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया से कितना नंबर ऑफ मिली कैलोरीज लूज हुआ है जब वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अल्कोहल नीचे आ रहा था, तब इसको बोलेंगे काटा फैक्टर। काटा फैक्टर प्रिंटेड रहता है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, काटा फैक्टर तो प्रिंटेड रहता है, लेकिन नियरली इसका वैल्यू जनरली जनरली कितना होता है, 480। तो ये तो हम आपको बता दिए कूलिंग पावर। सबको समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। यूज करने का चीज हम आपको बता दिए, क्या है होता है, ठीक है, वो भी बता दिए। समझ में आया ना? किसी को डाउट है इसमें?
किसी को डाउट है क्या इसमें? हेलो, आ गया ना? चलिए, तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कूलिंग पावर का यूनिट क्या होगा? कूलिंग पावर का यूनिट बताइए तो क्या हो सकता है? काटा फैक्टर से बता दें। काटा फैक्टर का मतलब है कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट था, ये जब क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, यानी 38 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में जितना वो हीट लूज किया है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसका काटा फैक्टर है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, प्रभात जी आंसर भी दे रहे हैं, सेकंड -1 मिली कैलोरी पर सेकेंड अभी तक। और कोई आंसर दीजिए, इसका यूनिट क्या होगा? कूलिंग पावर का यूनिट क्या होगा बताइए फटाफट। ये जो कूलिंग पावर हम यहाँ लिखे हुए हैं, इसका यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा? WT, 1 पर सेकेंड, C पर किलो, W पर मीटर स्क्वायर। ये अजीब, अजीबोगरीब बता रहे हैं आप लोग। चलिए थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं। काटा फैक्टर का यूनिट क्या था ये बताइए। मिली कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये था कि नहीं था? इसके नीचे क्या है, सेकंड है, तो क्या हो जाएगा? मिली कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही होगा ना? है कि नहीं? यही होगा, मिली कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मिली कैलोरीज पर सेकंड। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मिली कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, हो सकता है ना? तो वही है कि मिली कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? डाउट तो नहीं है? जिसमें से मिली कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? काटा फैक्टर का। टाइम का तो सेकंड ही होता है, बताइए आप। समझ में आ गया जी? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? आगे बढ़े, चलिए इसको अभी इधर साइड कर लेते हैं। ये कूलिंग पावर हो गया। तो आपको बताया था, अगर गीला कपड़ा उसके घुंडी में रख के हम लोग रिपीट करेंगे तो इसको बोलेंगे ड्राई कूलिंग, सॉरी वेट कूलिंग पावर, ठीक है। और सूखाई, जैसे कि नॉर्मली जिसको थर्मस फ्लास्क से निकाल के जो हम लोग कूलिंग पावर मेजर करेंगे उसको ड्राई कूलिंग पावर। तो बताया क्या है, लिमिट्स है, ये सब क्या है, मिनिमम मिनिमम लिमिट्स ऑफ काटा थर्मोमीटर कूलिंग पावर फॉर कंफर्टेबल वर्किंग आर एज फॉलोज। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, सेडेंट्री सेडेंट्री वर्कर्स के लिए कितना है, 6 है ड्राई काटा, और वेट काटा कितना है, 18, लगभग 3 गुना। ठीक है, उसी तरह लाइट मैनुअल जो रहते हैं, जो लाइट मैनुअल जो वर्कर रहते हैं उनके लिए 8 है कि नहीं है? और इसका वेट काटा कितना है, 25 है। हार्ड वर्कर है उसके लिए 10 होगा। ठीक है, और वेट काटा 30 होगा। ठीक है, समझ में आया? सेडेंट्री वर्कर, मैनुअल वर्कर और हार्ड वर्कर। ठीक है, लाइट मैनुअल वर्कर, हार्ड वर्कर, कोई दिक्कत नहीं है। सेडेंट्री का मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा काम जिसमें ज्यादा काम नहीं रहता, एक तरह से जिसमें आराम थोड़ा सा हो, बैठा बैठे जो काम करते हैं ना, उसको बोलेंगे सेडेंट्री वर्कर। लाइट मैनुअल को तो थोड़ा चलना वलना होगा,
ठीक है, तो उसको बोलेंगे लाइट वर्क। अब थोड़ा सा हार्ड काम है, कुछ वजन उठाने वाला जो काम हो गया वो हार्ड काम में आ गया, तो उस केस में ये जो है इसका रीडिंग्स कितना आता है देख लीजिए। लगभग ये 3 गुना है। 6 का 3 गुना कितना हो गया 18, 8 का 3 गुना 24 होता है, एक जोड़ दीजिए, 10 का भी 3 गुना 30 है कि नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और इधर इम्पोर्टेंट तो इधर कुछ है नहीं, बाकी ट्रांसड्यूसर वगैरह क्या क्या बताया गया है। अब आते हैं एयर वेलोसिटी मीटर। एयर वेलोसिटी मीटर है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि, ठीक है, एयर वेलोसिटी मीटर कौन कौन सा है, जो हवा गति नापने वाले। द मीटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ एयर आर कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक एनोमीटर, वेलोमीटर एंड पिटट ट्यूब। ठीक है, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एल्सवेयर इन दिस बुक। मतलब हवा नापने वाला कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये बता दिया गया है, एनोमीटर है, वेलोमीटर और पिटोट ट्यूब, पायलट ट्यूब है। पिटोट होना चाहिए, पायलट लिख दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में है। एयर प्रेशर के नापने में, एयर प्रेशर के बारे में तो बता दिए थे आपको। ठीक है, एक एनेरॉयड है और एक है 14 है। 14 साइंटिफिक पर्पस के लिए और एनेरॉयड नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशंस के लिए। इधर तो कुछ नहीं है, ये सब चीज छोड़ सकते हैं। वाटर गेज थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वाटर गेज यू शेप में रहता है, देखे भी होंगे बहुत सारे माइंस में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ भी अभी नहीं है, एक एक करके डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो वहां बोला गया है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अंडरग्राउंड माइन कैन बी मेजर्ड बाय एनोरॉयड बैरोमीटर। अगर किसी भूमिगत खदान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है तो हम उसको आराम से एनोरॉयड बैरोमीटर की सहायता से हम लोग मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भूमिगत खदान का वायुमंडल ये दबाव हम लोग नापेंगे तो वो एनोरॉयड बैरोमीटर हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी दो पॉइंट्स का जो कि नजदीक हो उनके बीच प्रेशर का डिफरेंस नापना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जो चीज इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल करना होगा वाटर गेज। वाटर गेज क्या नापता है, प्रेशर का अंतर नापता है, दबाव का अंतर नापता है बिटवीन दो नियर बाय पॉइंट्स, दो नजदीकी बिंदुओं के बीच जो दबाव का अंतर है वो नापता है वाटर गेज। वाटर गेज मेजर्स द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन नियर बाय पॉइंट्स। अब दिखने में कैसा होता है, ये होता है ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब, एक सामान्य सा ग्लास का ट्यूब होता है ऑफ यू शेप, यू शेप में होता है। इसमें क्या भरा रहता है, कंटेनिंग वाटर, इसमें पानी भरा रहता है, एंड हैविंग वन ओपन एंड ऑफ यू ट्यूब कनेक्टेड to one point of low pressure and the other open end is connected to another point having high pressure। तो इसके दो सिरे होंगे यूट्यूब के, एक सिरा जो होगा वो किसी हाई प्रेशर पॉइंट पे कनेक्टेड होगा और दूसरा सिरा किसी लो प्रेशर पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। जो डिफरेंस होता है दोनों वाटर लेग्स में, दोनों वाटर लेवल में, ठीक है, उसी से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस हम लोग नापते हैं। Water rises in the leg which is connected to the point of low pressure and falls other leg। अगर मान के चलिए वाटर, ये मेरा, ये एक तरह से समझ लीजिए, इसको ऐसा कर देते हैं हम। इसमें पानी भरा है, ये हो गया यूट्यूब और ये हो गया वाटर लेग्स, ये वाटर लेग्स कहलाएंगे। इसमें दो लेग हैं, एक इधर का लेग और इधर भी एक वाटर लेग होगा, इसमें मार्किंग भी रहता है। अगर जिधर पानी ऊपर रहता है, जिधर पानी, जिस भी लेग्स में पानी ऊपर रहता है उधर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। जिधर मेरा पानी ऊपर है हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा, इधर पानी मेरा ऊपर है। जी हाँ, इधर पानी ऊपर रहेगा उधर होगा लो प्रेशर और ये हो जाएगा हाई प्रेशर। ये याद रहना है, यही सब चीज लिखा हुआ है कि वैसा वाटर राइजेस इन द लेग विच इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ लो प्रेशर एंड फॉल्स इन द अदर लेग। जिस भी
जिस भी जो भी वाटर लेग, जिधर भी जिसका भी वाटर लेग जो है, जिधर का भी वाटर लेग जो है लो प्रेशर पॉइंट की तरफ से कनेक्टेड होगा, उधर पानी ऊपर रहेगा और बाकी दूसरा में तो नीचे ही रहेगा। दोनों में अंतर अगर 1 mm का आता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 1 mm स्टेटेड एट 1 mm वाटर गेज। 1 mm जो डिफरेंस अगर आता है दोनों के बीच, इसका मतलब होता है कि जो दबाव का जो अंतर है वो 1 mm का है। 1 mm वाटर गेज का मतलब होता है 1 kg/m²। ठीक है, 1 kg/m²। ठीक है, लिखा वो भी होगा 1 kg/kgf/m² का यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आता है कि 1 mm का डिफरेंस बराबर 1 mm वाटर गेज, इसका मतलब होता है 1 kg फोर्स/m²। वाटर गेज इज प्लेस्ड इन अ फैन ड्रिफ्ट, ड्राफ्ट हो गया है। वन इज कनेक्टेड टू द एटमोस्फेयर एंड द अदर इन द फैन ड्रिफ्ट वेरी नियर द फैन टुवर्ड्स द माइन। तो अब माइंस में एक्चुअली इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि एक जो सिरा होता है वो खुला रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, वो ओपन टू एटमोस्फेयर होता है, ओपन टू एटमोस्फेयर। और दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड रहता है, इसे फैन ड्रिफ्ट से जुड़ा रहता है, फैन ड्रिफ्ट में रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम क्या बताए थे कि दो नजदीकी बिंदुओं का, ठीक है, दो नजदीकी बिंदुओं का जो है वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंशियल नापता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंशियल नापता है दो नजदीकी बिंदुओं का। समझ में आ रहा है, तो दो नजदीकी बिंदुओं का ये प्रेशर डिफरेंस नापने में हेल्प करता है ये वाटर गेज। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई कमेंट कर रहे बहुत कोई, पर कम शायद है मतलब, पर कम शायद का मतलब क्या है इसमें? हेलो, बोलिए। एक एक देखिए सिंपल सा बात है, 1 kgf/m² बराबर होता है ऑफ वाटर गेज। 1 ग्राम बराबर एक जो होता है वो होता है पास्कल वगैरह। समझ गए ना, इसमें गड़बड़ाइएगा मत। समझ में आ रहा है? हेलो, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा kgf दिया हुआ है, kgf। ठीक है, kgf में ये मेंशन किया हुआ है, याद रखिएगा। kgf/m²। ठीक है, 1 mm का डिफरेंस। इसमें कोई डाउट बोल रहे हैं क्या? केजी सेंटीमीटर नहीं है, मतलब kgf/m है। ठीक है, kgf लिखा हुआ है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार हम भी इसको रीचेक कर लेते हैं। Recording stopped.
हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। नहीं, सही है उसमें, कोई दिक्कत नहीं कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 1 kgf पर मीटर स्क्वायर है। उसमें कोई डाउट नहीं है। kgf पर सेंटीमीटर नहीं होगा, kgf पर मीटर स्क्वायर है। सेकेंड, हम इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये एक वाटर कॉलम ना। सही है। Recording in progress. ठीक है, वो सही यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 1 kgf पर मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 1 kgf पर मीटर स्क्वायर। kgf है, kgf पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर ही आता है, क्योंकि आप वाटर गेज जो आप कन्वर्ट भी कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा। अगर आप इसको इसमें कीजिएगा, क्या नाम था इसका, वाटर गेज ना, एक सेकेंड, 1 mm बराबर होता है 1 kgf पर मीटर स्क्वायर, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि 0.0001 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 और 2 4 हो गया ना, इसीलिए। तो क्या है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा। देखिए, जैसे कि ये क्या है, देखिए समझिए इसको। 1 mm बराबर आपको पता है 1 kgf पर मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा ना, 1 mm बराबर होगा 1 kgf। मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। कितना होगा, 1 kgf। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 2 3 और 1 4, दो 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 स्क्वायर है ना, 2 डिजिट है तो 4 तो यहाँ पे हो जाएगा। 4 है, इसका मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। तो ऊपर में क्या था मेरा 1, तो 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3, अब यहाँ पे देंगे। ठीक है, पॉइंट, तो यही आ गया 0.0001 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें? kgf में 9.8 हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। एफ का मतलब फोर्स हो गया 9.8। समझ में आया ना? 4 4, हाँ ठीक है, समझ में आया। 9.8 मतलब 0.001 के आसपास ही आएगा। मतलब ये 1 kgf पर मीटर स्क्वायर ही होगा ये। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 1 kgf पर मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक वेलोसिटी, प्रेशर वगैरह वगैरह। केजी और केजीएफ में अंतर होता है, केजी में सिंपल केजी है, एफ में मतलब 9.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलिए, कुछ प्रेशर्स है जो माइंड रिलेशन के टर्म में यूज होता है, उसका नाम जान लेते हैं। वो है स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मूविंग फ्लूइड
a surface parallel with the direction of the movement। स्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि एक मतलब मूव करता हुआ फ्लूइड, कोई भी द्रव्य पदार्थ जो चल रहा है उस समय जो प्रेशर, जो दबाव लगा रहा है ना, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर। और ये किस डायरेक्शन पे दबाव लगाता है? अ सरफेस पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब जिस सरफेस में वो मतलब जिधर वो जा रहा था, जिधर उसका डायरेक्शन मूवमेंट था, इसी मूवमेंट के पैरेलल ये जो है दबाव लगाएगा, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ होगा ए बी एंड सी गिव स्टैटिक प्रेशर, ए है, ठीक है, ए स्टैटिक प्रेशर है, देखिए इधर है, ठीक है, तो इसके पैरेलल में जो भी लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी प्रेशर। वेलोसिटी प्रेशर में क्या है? द प्रेशर exerted by a fluid by virtue of its motion, ठीक है, एंड इट वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी प्रेशर क्या है कि ये भी प्रेशर जो है इसके मोशन के कारण लगता है, लेकिन ये इसके मोशन के कारण लगता है, ये लगाता नहीं है। ठीक है, इसके मोशन के कारण, यानी जो चल रहा है उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है, और इसका जो मतलब ये किसके हिसाब से, इसके गति के स्क्वायर रूट के हिसाब से जो है बदलते रहता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी प्रेशर। ठीक है, उसके बाद यही पेज है क्या इसके बाद? नहीं, तो ये वाला पेज है। टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है? इतना डिटेल में जान लीजिए, कुछ जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा भी आइडिया रहेगा कि वेलोसिटी प्रेशर, टोटल प्रेशर और अपना स्टैटिक प्रेशर क्या है, काम चल जाएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या हुआ? अपना जो स्टैटिक प्रेशर था और जो वेंटिलेशन प्रेशर था, उसको ही बोलते हैं हम लोग टोटल प्रेशर। इतना याद कीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। स्टैटिक प्रेशर प्लस वेंटिलेशन प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। In the case of fan, the total pressure of fan pressure or ventilating pressure is the difference between the mean total pressure of the fan and the mean total pressure of air entering the fan. For the blade, for the fan located on the surface, it is the difference between the atmospheric pressure and the total pressure in the fan tube. The total pressure, the fan pressure, ventilation pressure measured by facing tube with the open end of the tube facing upstream side of an air current. सिंपल से इतना ही जानिए, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है स्टैटिक प्रेशर प्लस वेंटिलेशन प्रेशर। ठीक है, वेलोसिटी प्रेशर, सॉरी। उसका मेजरमेंट ऑफ वेंटिलेटिंग प्रेशर, तो मेजरमेंट ऑफ वेंटिलेशन प्रेशर आपको पढ़ना नहीं है। टोटल प्रेशर कैसे करते हैं इसको भी करना नहीं है। ये देखिए इंक्लाइंड मैनोमीटर है, ठीक है, ये इंक्लाइंड मैनोमीटर है। तो इंक्लाइंड मैनोमीटर भी क्या करता है कि ये भी प्रेशर का अंतर ये नापता है। ठीक है, ये इंक्लाइन मैनोमीटर है ना, ये वाला इंक्लाइन मीटर, ये भी क्या करता है कि जो है वो आपका मैनोमीटर जो है मोर सेंसिटिव है। ठीक है, देखिए द एंगल ऑफ, देखिए आप लिखा है बोरा फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर गेज स्मॉलर देन 50 mm एंड इंक्लाइंड वाटर गेज इज जनरली यूज्ड। अगर मान के चलिए बहुत ही बारीक दबाव का अंतर नापना है, तो उसके लिए हम लोग इंक्लाइंड मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि वर्टिकल लेग ऑफ वाटर गेज इज इक्वल टू एल साइन थीटा, मतलब ये जो वर्टिकल लेग होगा इस तरह से एल साइन थीटा के हिसाब से उसको मेजर करेंगे। एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल, एल क्या है? इंक्लाइन रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर। मैनोमीटर कैन बी मोर सेंसिटिव बाय यूजिंग लाइटर लिक्विड इंस्टेड ऑफ वाटर, एग्जांपल अल्कोहल। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा सेंसिटिव रीडिंग चाहिए तो आप वाटर की जगह अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको और ज्यादा सेंसिटिव रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं, मतलब इंक्लाइन मैनोमीटर की तरह का वो भी क्या नापेगा? वो भी क्या प्रेशर का अंतर ही नापेगा, नियर बाय पॉइंट्स का ही अंतर नापेगा, लेकिन बहुत कम अगर अंतर है वो नापने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए आते हैं पिटोट ट्यूब। A pitot tube is a device which can be used to measure the static pressure and the velocity pressure और the total pressure। ये तीनों तरह के प्रेशर नापने के लिए काम आ सकता है। स्टैटिक, वेलोसिटी एंड टोटल। स्टैटिक प्रेशर बताए थे, जो अगर कोई मूविंग फ्लूइड है, जो जो प्रेशर वो लगा रहा है उसी को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। अब इसके मोशन के कारण, यानी मूविंग फ्लूइड के मोशन के कारण जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रेशर, दोनों का सम को बोलेंगे टोटल प्रेशर। तो ये हो गया पिटोट ट्यूब, इन तीनों चीज को नापता है, यानी वेलोसिटी, स्टैटिक एंड टोटल। ठीक है, और इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। चलिए इधर तो कुछ भी नहीं है। पोर्टेबल इंक्लाइंड मैनोमीटर, वो हम बता ही दिए हैं, मैनोमीटर का मेन यूज क्या है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं
पढ़ने लायक है आपके सरदार वल्लभ भाई एग्जामिनेशन के लिए। प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेशन एयर फ्लोस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्योर नेचुरल, ये पढ़ सकते हैं। क्या प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन का प्रकार बेसिकली आप इसको मान सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो भी हमारा हवा है, ठीक है, जो भी आपका हवा है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका बहता है। हमेशा हवा हाई टू लो प्रेशर की तरफ बहता है। और अगर ये प्रेशर, ठीक है, आप प्योरली नेचुरल तरीके से क्रिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। और अगर ये प्रेशर आप किसी फैन के माध्यम से क्रिएट कर पाते हैं तो होगा मैकेनिकल वेंटिलेशन कहलाएगा। आपको हमेशा पता है कि जो हवा होगा, आपको जस्ट अभी एग्जांपल भी दिए थे पानी वाला एग्जांपल दिए थे ना, जैसे कि दो टब है इस तरह से, अब दोनों में क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, दोनों में क्या है, पानी भरा है। तो ये क्या करेगा, इधर से, एक सेकेंड, हाँ, इधर से पानी बह के इधर नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना जाएगा, ये इस तरह से पानी बह के आएगा, इधर से इस तरह से आएगा। क्यों, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो ये दबाव का अंतर हम लोग कैसे क्रिएट कर दिए, ऊंचाई कर दिए, ऊंचाई क्या नेचुरल तरीका हुआ। तो इस तरह हवा का जो दबाव का अंतर है, वो अगर आप जो है वो नेचुरल तरीके से क्रिएट किए हुए हैं तो उसको बोलेंगे नेचुरल वेंटिलेशन। अगर फैन से कर दिए तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन कैसे करते हैं वो भी जान लीजिए। नेचुरल वेंटिलेशन में मान के चलिए अगर आप जो है शाफ्ट का डायमीटर वगैरह सेम है, तो ठीक है, सेम है तो क्या होगा, तो फिर जो है बराबर नहीं रह पाएगा, मतलब बराबर ही रहेगा। लेकिन क्या करेंगे कि मान के चलिए किसी शाफ्ट का गहराई या बढ़ा दिए, एक ठो का कम कर दिए, फिर ज्यादा कर दिए, तो क्या होगा, एक तरह का वहां पे डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए दो शाफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक ये शाफ्ट है, ये भी कनेक्टेड है, और ये शाफ्ट कुछ इस तरह से है, इसका गहराई ज्यादा है। अब क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि कंसिडर दैट अ लेवल रोडवे joins two shaft equal in diameter and equal in depth from a level surface. If the air in the both the shaft is at the same temperature and the pressure, there will two columns of air equal in weight which balance each other and there will be no flow of air from one shaft to another. मतलब बोला गया है, एक और एग्जांपल दे देते हैं कि अगर दो शाफ्ट है, दोनों का डायमीटर, दोनों का गहराई बराबर है, तो हवा बहेगा ही नहीं। क्योंकि क्या है कि दोनों में जो मेरा वजन होगा हवा का, जो भी हवा का जो वेट होगा ना, दोनों में बराबर होगा, इसलिए जो है हवा किसी भी डायरेक्शन में बहेगा ही नहीं। हावेवर अगर, ठीक है, किसी भी शाफ्ट में, दोनों में से किसी शाफ्ट में डेंसिटी ऑफ एयर इन वन शाफ्ट इज मोर, द कॉलम ऑफ एयर इन द शाफ्ट विल हैव हायर वेट एंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द बॉटम शाफ्ट विल कॉज फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन किसी कारण से अगर हम ने दोनों इन दोनों शाफ्ट में, अगर हम किसी कारण से, अगर इन शाफ्ट में से किसी एक शाफ्ट में जो हवा का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बढ़ा देते हैं, इसमें अगर हवा का डेंसिटी किसी तरह बढ़ा देता है, इसमें एज इट इज रखते हैं, तो क्या होगा, आपका इसमें जो वजन होगा ना, हवा हवा का जो वेट होगा, वो बढ़, डेंसिटी बढ़ जाएगा तो बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, अपना जो है हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया, ये हाई टू लो प्रेशर का मूवमेंट। द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन द टू शाफ्ट मे बी प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब जो हम डेंसिटी की बात किए हैं कि अगर दोनों शाफ्ट का गहराई सेम है लेकिन डेंसिटी बस हम चेंज कर दे रहे हैं, तो आराम से हम फ्लो करा सकते हैं। तो डेंसिटी के देखिए आप कैसे आप कर सकते हैं चेंज किसी एक शाफ्ट में हवा का। पहला है प्रेजेंस ऑफ फायर डैम्प, किसी एक शाफ्ट में अगर फायर डैम्प मौजूद कर दिए, या भाप अगर भेज दे रहे हैं किसी एक शाफ्ट में, तो उससे क्या होगा, हवा जो हल्का हो जाता है। अगर फायर डैम मौजूद है, आपको पता ही है हवा से हल्की होती है, तो चूंकि हवा से हल्की होती है तो डिफ्यूजन होके हवा का जो वजन है वो लाइट कर देगी, हल्की कर देगी। ठीक है, भाप अगर भेज दे रहे हैं, तो भाप अगर भेज दे रहे हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, हवा जो है लाइटर हो जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा।
उसी तरह अगर किसी शाफ्ट में अगर आग लग जाता है तो क्या होगा, आग जो है वो हवा को गर्म कर देगा, जिससे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इससे भी आपका डेंसिटी डिफरेंस आप कम कर दे रहे, दोनों के बीच में जो हवा का जो घनत्व है उसका कम कर दे रहे हैं। पैसेज ऑफ कोल्ड वाटर डाउन वन ऑफ द शाफ्ट, किसी दोनों में से किसी एक शाफ्ट में अगर आप ठंडा पानी भी गुजार देते हैं तो उससे भी क्या डेंसिटी में फर्क आ जाएगा। जिस भी शाफ्ट से आप ठंडा पानी गुजारे हैं, कोल्ड एयर होने से क्या हो जाएगा, वहां पे और ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगा हवा का। तो इससे आपका जो है डेंसिटी का डिफरेंस आप कर दे रहे हैं। मूवमेंट ऑफ केज होगा यहाँ पे इन शाफ्ट, किसी एक शाफ्ट में केज लगा दिए तो उससे भी क्या होता है कि मूवमेंट अगर कराते हैं तो उससे भी एक तरह का डेंसिटी, क्योंकि मूवमेंट कराने से भी वहां का हीट बढ़ता है कि नहीं। कोई चीज मूव करेगा तो हीट बढ़ेगा, वहां हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, एक तरह से हवा जो है और ज्यादा कम डेंसिटी, मतलब और कम डेंसिटी हो जाएगा। और पांचवा जो का फैक्ट मतलब तरीका है जिससे आप डेंसिटी, हवा का जो डेंसिटी है दोनों शाफ्ट में उसको डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो है अनइक्वल डेप्थ ऑफ शाफ्ट। मतलब शाफ्ट जो गहराई दोनों का बनाया ना, अलग अलग कर दीजिए, एक का ज्यादा कर दीजिए, एक का कम कर दीजिए। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप दोनों शाफ्ट के बीच डेंसिटी का अंतर ला सकते हैं। ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, अनइक्वल डेप्थ ऑफ शाफ्ट। दो शाफ्ट बनाए जाते हैं और दोनों शाफ्ट का जो बोल सकते हैं जो गहराई होती है तो अलग अलग रखी जाती है। हालांकि आप ये सब जो ऊपर का जो हम बताए फैक्टर्स वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर लास्ट वाला जो है हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। लिखा हुआ भी है कि द लास्ट फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट एंड मे बी एक्सप्लेन बाई रेफरेंस टू फिगर 2.8 कंसिडर टू शाफ्ट बीसी। बाकी बहुत सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से, द टेम्परेचर ऑफ रॉक्स बिलो ग्राउंड इज नॉट सेम एज एज द टेम्परेचर एट द सरफेस। ठीक है, बोला गया है कि भूमिगत भाग में जो पत्थरों का जो तापमान होता है वो सरफेस में रहे पत्थर का जो तापमान के बराबर नहीं होता, या फिर सरफेस में जो तापमान है उसके बराबर भूमिगत भाग में रहा जो पत्थर है उसका तापमान नहीं रहता है। द डे टू डे वेरिएशन एंड द सीजनल वेरिएशन in the atmospheric temperature affects only the rocks near the surface, but whatever with the surface temperature at 15 milliground, the temperature of rock is constant। बोला गया है कि जो डे टू डे वेरिएशन है, ठीक है, दिन का दिन जो वेरिएशन होता है, देखिए डे टू डे वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, सुबह आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा, फिर दोपहर में गर्मी लगेगा, फिर शाम में ठंडा लगेगा, तो ये क्या वेरिएशन हुआ दिन में दिन। सीजन का भी वेरिएशन आता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का भी वेरिएशन जो भी है उसमें आ रहा है सीजन और डे टू डे में। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभाव डालता है सरफेस में मौजूद रॉक पे, सिर्फ सरफेस में मौजूद पत्थर पे ही आपका डे टू डे वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। सीजनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है सरफेस में जो मौजूद रॉक है उस पर अफेक्ट करेगा। लेकिन जो भूमिगत भाग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, भूमिगत भाग का जो टेम्परेचर है 15 मीटर तक टेम्परेचर ऑफ रॉक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, चाहे सरफेस में कितना भी तापमान हो, 15 भूमिगत भाग जो है 15 मीटर नीचे तक जो है पत्थर का जो तापमान है वो कांस्टेंट होता है। इस 15 मीटर के बाद जो है वो क्या होता है, प्रति मीटर गहराई के हिसाब से जो है आपका टेम्परेचर बढ़ता है, उसको बोलते हैं जियोथर्मिक ग्रेडियंट। जैसे कि झरिया कोलफील्ड में ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, झरिया फील्ड में ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 15 मीटर गहराई के बाद क्या होता है कि जो तापमान होता है पत्थर का वो बढ़ता है डिफिनिट विद द डेप्थ एट अ डिफिनिट रेट, मतलब एक निश्चित दर पे प्रति मीटर गहराई के हिसाब से जो पत्थरों का जो तापमान है वो बढ़ता है। उस दर को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मिक ग्रेडियंट। और ये अलग अलग एरिया का अलग अलग हो सकता है। झरिया फील्ड का रेट ऑफ इंक्रीज इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 38 मीटर, यानी 38 मीटर डेप्थ जो बोला गया है वो झरिया फील्ड का ही बोला गया है। ठीक है, बिलो द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, बिलो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन के बाद जो क्या होता है कि ठीक है 38 मीटर की गहराई पे एक टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ता है घटता है, मतलब बढ़ता ही है, उसको बोलते हैं जियोथर्मिक ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हम बोल दिए थे, 1 मीटर गहराई पे नहीं होगा, मतलब कितना गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 मीटर गहराई पे, देखिए यहाँ पे समझिए, कितना मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री, कितना मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ता है ना उसको बोलते हैं जियोथर्मिक ग्रेडियंट। वो नहीं कि 1 मीटर नीचे जाने पे कितना टेम्परेचर बढ़ता है, वो नहीं, गलत हो गया था।
मतलब मान के चलिए 20 मीटर गए नीचे, और फिर आपका 1 सेंटीग्रेड जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया तापमान। फिर आप जो है 20 मीटर गए, और फिर यहाँ पे आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, जियोथर्मिक ग्रेडियंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मीटर होगा। उसी तरह कोई दूसरा जगह है, मान के चलिए WCL का जगह है, अब यहाँ पे क्या है कि 30 मीटर गए तब जाके 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, फिर और 30 मीटर गए, फिर और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। तो यहाँ पे जो जो थर्मिक ग्रेडियंट होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 30 मीटर डेप्थ होगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन इंडिया में पूछता है जनरली कि इंडिया का जो थर्मिक ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए तो क्वेश्चन जो है एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया जैसा देश में एक जियोथर्मिक ग्रेडियंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जगह टू जगह वेरी करता है। जरिया कोलफील्ड का अलग है, कोलार गोल्डफील्ड का अलग है। देख रहे हैं, कोलार फील्ड का 68 मीटर है, किसी जगह का 52 मीटर है। लेकिन जबरदस्ती सवाल पूछ देते हैं तो उस केस में 38 ही मारिएगा, क्योंकि ये जो 38 वो इंडिया का नहीं है, वो झरिया फील्ड का है। लेकिन जनरली जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए इंडियन कोलफील्ड का कितना है, 38 मीटर डेप्थ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आप मार दीजिए, पर वो क्वेश्चन जो है इन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, पूछना चाहिए कि झरिया कोलफील्ड में जो है जो थर्मिक ग्रेडियंट कितना होता है, लेकिन पूछता है कि पूरे इंडियन कोलफील्ड में कितना है। ऐसा थोड़ी ना कि झरिया कोलफील्ड ही पूरा इंडियन कोलफील्ड है। वेस्टर्न कोलफील्ड में आइएगा तो वारधा कोलफील्ड भी है, आप जाइएगा उड़ीसा में तो तालचर कोलफील्ड भी है। तो अलग अलग कोलफील्ड है, अलग अलग कोलफील्ड का जगह जगह टू आपका ये आपका जो थर्मिक ग्रेडियंट चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे कर नहीं सकते कि इंडियन कोलफील्ड का इतना ही। पर जबरदस्ती सवाल पूछ दिया जाता है, जब पूछ दिया जाता है तो आप यही आंसर ही चुना जाता है। तो अब इसको याद कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए इंडियन कोलफील्ड्स का कितना आपका जो थर्मिक ग्रेडियंट है, तो आपका 38 मीटर होगा। ठीक है, बोल रहे हैं रहने देते हैं, चल ठीक है, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। Recording stopped. सर कहीं कहीं पे तो पर 30 मीटर डिग्री डिग्री सॉरी 30 मीटर पर डेप्थ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है सर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम कहाँ बोल रहे हैं, बोले ये जगह टू जगह वेरी करता है, देश टू देश भी नहीं। तो सर उस कंडीशन में 38 को मारेंगे सर। हाँ, 38 को ही लीजिएगा, जबरदस्ती सवाल पूछा जाता है। जबरदस्ती सवाल पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब जो आप आंसर लेते जा रहे हो उसको ही मारना पड़ेगा लास्ट में, क्या कीजिएगा। हम्म। ठीक है, अभी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।